हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर, यानी कि अपना ये जो यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान तथा इंजीनियरिंग का वह क्षेत्र है जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता पर आधारित संयंत्रों एवं उनके उपयोगों के बारे में हमें ज्ञान कराता है, उसकी जानकारी प्रदान करता है। यानी टोटली ये इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है, मोबिलिटी है, उसके ऊपर आधारित जितने भी यंत्र होंगे उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा उनका क्या यूज़ है, उन यूज़ को भी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा योगदान अर्धचालकों का है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स का है। तो इनकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपने पदार्थों का चालन के अनुसार, वैद्युत चालन जो उसके अनुसार वर्गीकरण पढ़ रखा है कि चालन के अनुसार जो पदार्थ होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। एक चालक, दूसरा अचालक या विद्युत रोधी, और तीसरा आता है अर्धचालक, यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर से तो हम पहले से परिचित हैं। कंडक्टर मतलब जिसकी प्रतिरोधकता बहुत कम, चालकता बहुत ज़्यादा हो, उसे कंडक्टर यानी चालक कहते हैं। इंसुलेटर का मतलब जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा हो और जो चालकता है बहुत कम हो, ना के बराबर हो एकदम, तो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर की बात करें, अर्धचालक की बात करें, तो अर्धचालक में पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो है चालकों से तो कम होती है, लेकिन उनसे इंसुलेटर से यानी कि विद्युत रोधियों से ज़्यादा होती है। और प्रतिरोधकता की बात करें तो जो प्रतिरोधकता है वो चालकों से तो अधिक होती है, लेकिन जो अचालक हैं, विद्युत रोधी हैं, उनसे जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है। कहने का मतलब जिनकी चालकता और प्रतिरोधकता चालकों और अचालकों के मध्यस्थ होती है, बीच में पाई जाती है, उन्हीं को कहा जाता है अर्धचालक। तो हम इसमें जो शुरुआत करने वाले चैप्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें सॉलिड स्टेट के बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ पर हम वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी बैंड्स के अनुसार, यानी ठोसों में ऊर्जा बैंड। वी आर स्टार्टिंग ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड बढ़ने से पहले हमको पता है कि जितने भी पदार्थ हैं इस दुनिया में वो सब अणुओं से बने हैं, और प्रत्येक अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना है। जो परमाणु होता है, परमाणु का एक नाभिक होता है। उस नाभिक के अंदर 2 मौलिक कण, एक तो प्रोटॉन जो धनावेशित होता है और एक न्यूट्रॉन जो अनावेशित होता है, वो पाया जाता है। और इसके चारों ओर डिफरेंट कोषों में अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर है, आपके पास कोई परमाणु है तो ये नाभिक है। इस नाभिक पर लगभग समस्त धनावेश और उसका द्रव्यमान केंद्रित रहता है। तो इस नाभिक में 2 प्रकार के कण, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इस प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करता रहता है, ये अलग अलग कक्षाओं में। ठीक है। इन कक्षाओं का नाम दिया गया है पहली कक्षा K, दूसरी कक्षा L, तीसरी कक्षा M, चौथी कक्षा N, इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में केवल घूम सकते हैं बोर के मॉडल के अनुसार। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जब घूम रहा है तो यानी गतिमान है, उसके कारण उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, यानी परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है उसके परिक्रमण के कारण इलेक्ट्रॉन के अंदर गतिज ऊर्जा होती है। इसके अलावा इस पर नाभिक का आकर्षण भी रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है? ऋणावेश। तो नाभिक का आकर्षण भी रहता है, उस आकर्षण के कारण उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी रहती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी और स्थितिज ऊर्जा भी। ठीक है। अब इनके एनर्जी को हम दिखाएं तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन इसमें परिक्रमा कर रहा है अलग अलग कक्षाओं में, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में है, तो ये इसको छोड़कर जा तो पा नहीं जा पा रहा। इसका मतलब कुछ एनर्जी दोगे तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। कितनी एनर्जी? जितनी उसकी एनर्जी होगी। तो उसकी जो एनर्जी होती है nवीं कक्षा में, अगर हम बात करें nवीं कक्षा में,
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो कुल ऊर्जा इसकी होती है En, वो होता है माइनस का 13.6 Z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा होती है, यानी 9वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना है आपको, तो इतना एनर्जी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब उसको आप मुक्त करा सकते हो। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक से बंधा हुआ है, वो तभी मुक्त हो सकता है जब इतनी ऊर्जा उसको मिलेगी। यहाँ पर Z परमाणु क्रमांक कहलाता है, और n जो है मुख्य क्वांटम संख्या या कोशों की संख्या कहलाता है। जैसे k कोश के लिए n बराबर 1, l कोश के लिए n बराबर 2, m के लिए n बराबर 3 और n के लिए n बराबर 4 होता। इस प्रकार ये कोशों की संख्या बताता है। प्रत्येक कोश जो उपकोशों में बटा हुआ है, उन उपकोशों को आप जिसे SPDF के द्वारा लिखते हो। तो पहला कोश, इसमें एक ही उपकोश है। दूसरे कोश की बात करें, दूसरे कोश में 2 उपकोश होते हैं, S और P। तीसरे में SPD 3 उपकोश होते हैं। चौथे में SPDF 4 प्रकार के उपकोश होते हैं, 4 उपकोश होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग उपकोशों की एनर्जी भी अलग अलग होती है। जैसे जैसे उपकोश में इलेक्ट्रॉन होगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी रहेगी। तो इसका अगर हम ऊर्जा स्तर आरेख खींचें, ये एनर्जी दिखा रहा है En। यहाँ पर इसका एनर्जी मान लेते हैं कि यहाँ पर एनर्जी 0 है। ऋणात्मक में ऊर्जा है, ध्यान रखें। नीचे की तरफ बढ़ते जाएं, यहाँ सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर ये जो n बराबर 1 है, इसकी ऊर्जा होगी जो कि बनेगा क्या, 1s। और ऊपर आएंगे, यहाँ पर ऊर्जा जो अगली मिलेगी ये 2s की हो जाएगी। फिर और आगे 2p, देन 3s, 3p एंड सो ऑन। इस प्रकार एनर्जी लेवल खींचा है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस खींची जा रही हैं, इन्हीं को बोलते हैं ऊर्जा स्तर आरेख। ये क्या कहलाते हैं, ऊर्जा स्तर आरेख। ठीक है, ये किसके लिए हैं, ये उसके लिए हैं जो विलगित परमाणु हैं। विलगित परमाणु के लिए इस प्रकार ऊर्जा स्तर आरेख आप आराम से खींच सकते हो। एनर्जी लिखना है अगर आप, खास तौर से अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, हाइड्रोजन एटम के लिए आपको लिखना है या किसी और के लिए लिखना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, n की वैल्यू रख दोगे, परमाणु क्रमांक उसका रख दोगे, उससे आपको अलग अलग मिलता चला जाएगा। 0 वाले पर यहाँ पर लाइंस ये इतनी क्लोज हो जाएंगी, इतनी क्लोज हो जाएंगी कि इनको फिर आप सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या होगा, इतनी एनर्जी मिल जाए कि उसका टोटल एनर्जी 0 बना ले जाओ, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इसको यानी परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यानी तब कहेंगे परमाणु कैसा हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊर्जा जो जितनी ऊर्जा दोगे वही उसकी क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा। तो ये चीज़ तो उसके लिए है जो विलगित परमाणु है। विलगित परमाणु मतलब ऐसा परमाणु जो इस प्रकार से अलग कर लिया गया अन्य सभी परमाणुओं से कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, उसका कंट्रोल केवल उसी परमाणु का नाभिक करे, किसी दूसरे परमाणु का नाभिक उस पर कोई नियंत्रण ना कर पाए। उसकी गतिकी पर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल उसी नाभिक का जो विद्युतीय क्षेत्र वही केवल उसको नियंत्रित कर सके, कोई और परमाणु का नाभिक विद्युत क्षेत्र जो है वो उस पर नियंत्रण ना कर सके, तो वो कहलाता है विलगित परमाणु। गैसों की बात करें तो गैसों के जो अणु है ना, वो दूर दूर होते हैं। वो इतने दूर हैं कि उनको आप इस तरह से विलगित परमाणु की तरह सेपरेट कर सकते हो। बट अगर हम ठोसों की बात करते हैं तो ठोसों के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें जो भी परमाणु हैं वो बहुत ही पास में होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। इसलिए एक परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो नियंत्रण है, उसकी गतिविधि पर नियंत्रण उसी का नाभिक ही नहीं करता, पड़ोस में जो दूसरा नाभिक है, दूसरे परमाणु का नाभिक है, वो भी उस पर अपना नियंत्रण रखता है। ठीक है,
तो इसलिए वो विलगित परमाणु वहाँ पर नहीं हो सकता ठोसों में। ठोसों में विलगित परमाणु का मिलना मुश्किल है, इसलिए इस तरह से एनर्जी लेवल भी मिलना मुश्किल है। बट ठोसों में देखा गया कि जैसे अलग अलग परमाणु हैं तो उनके अलग अलग आपने ऊर्जा स्तर आरेख को खींचा। जैसे ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एक परमाणु के लिए किसी एक के लिए खींचा। तो ऊर्जा स्तर आरेख अगर आपने खींचा है तो बगल में जो दूसरा परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉन भी तो उसी ऊर्जा के मिल सकते हैं, मिल सकते हैं ना। तो जब मिल सकते हैं इसका मतलब दोनों की एनर्जी लेवल्स जो हैं, जो ऊर्जा स्तर हैं, दोनों के मिक्स हो जाएंगे। ऊर्जा स्तर का मतलब यहाँ पर जो मैंने एनर्जी का डायग्राम खींचा और ये जो क्षैतिज लाइन खींची है यही ऊर्जा स्तर आरेख है। और इसके लाइन का पतला होना मोटा होना इससे कोई मतलब नहीं, ये सिंपली एक वैल्यू बताता है। जैसे आप ग्राफ खींचते हो ना, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, यहाँ कोई वैल्यू होगी, यहाँ कोई वैल्यू होगी, ये एनर्जी की वैल्यू बता रहा है। पतला और मोटा लाइन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठोसों के क्रिस्टल में हमने देखा कि विलगित परमाणु मिल नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी लेवल लगभग क्या होगी, सेम होगी। और सेम होगी तो उनकी एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होकर वो लाइंस इतनी क्लोज हो जाएंगी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इतनी क्लोज हो जाएंगी, इतनी क्लोज कि हमको लगेगा ये कंटिन्यूअस होगी, बीच में कोई गैप है ही नहीं, इतनी पास पास हो जाएंगी। तो ये कंटिन्यूअस जो आपको एकदम पास पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी, बहुत क्लोज क्लोज, जैसे कि ऐसे क्लोज क्लोज हो गई, बहुत क्लोज क्लोज इस तरह से। तो हमको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर लाइंस हो जाएंगी तो ऐसा लगेगा कि एकदम से प्लेन हो गया, ये ऐसे बहुत, तो लग रहा है कि इनके बीच में कोई गैप है ही नहीं, ऐसा हमको प्रतीत होगा। इन्हीं को कहा जाता है एनर्जी बैंड्स, ऊर्जा बैंड। समझ में आया? ठोसों में ऊर्जा बैंड का मतलब क्या है, जो आप एनर्जी लेवल्स खींचते हो, ये ऊर्जा स्तर खींचते हो, अलग अलग परमाणुओं के जो सेम एनर्जी वाले लेवल्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब मिक्स हो जाएंगे तो उनके वाली जो ये लाइन्स है ये इतनी क्लोज हो जाएंगी, इतनी क्लोज हो जाएंगी, इतनी कंटिन्यूअस हो जाएंगी कि वो हमको एक बैंड की तरह दिखेगा। इसी का नाम है ऊर्जा बैंड। ओके, अगर हम एक ठोस सिलिकॉन में ऊर्जा बैंड के निर्माण की बात करें, देखें अगर, तो जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, 14 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हैं डिफरेंट डिफरेंट कोषों में, अलग अलग कोषों में, तो ये बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, मान लीजिए कि सिलिकॉन में n परमाणु हैं। शुरुआत में मान लिया कितने परमाणु हैं, इसमें n परमाणु हैं। एक परमाणु के लिए ये होता है इसका विन्यास, ठीक है। अब n परमाणु हैं तो उसमें से पहला कोष 1s2 मतलब कि ये 2n इलेक्ट्रॉन को रखेगा। दूसरे कोष की बात करें, ये भी पूरा भरा हुआ है, तो 2 और ये 6 यानी कि 8, ये इन इलेक्ट्रॉनों को भी भरने में सक्षम है। यानी कि 8n इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2n इसके लिए और 6n इसके लिए, यानी 8n इलेक्ट्रॉन को ये भरने में सक्षम है। इधर 3s2 भरा हुआ, यानी कि 2n इलेक्ट्रॉन को ये संभाल सकता है। बट 3p2 की बात करें, 3p2 आपका आधा ही भरा है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके हैं, जबकि इसमें कितने हो सकते थे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी आपके पास यहाँ पर क्या है, ये एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। तो अब इनके ऊर्जा स्तर को हम देखें तो इस तरह से हमने दिखाया। मान लिया कि इसके जो वास्तविक परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो r0, ये आपके पास ये वास्तविक डिस्टेंस है, वास्तविक अंतरावकाश कहते हैं इसे, अंतरावकाश मतलब जो परमाणु हैं, परमाणुओं के बीच की ये वास्तविक दूरी है। प्रारंभ में मान लीजिए कि जो दूरी है वो r3 है,
तो जब दूरी r3 है तो उस केस में एनर्जी लेवल्स को देखा जाए तो ये 1s2, 2s2, 2p6 ये एनर्जी लेवल्स हैं जो कि सेपरेट दिखाई पड़ रहे हैं। आगे 3s2, 3p2 ये सब सेपरेट दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन r3 से जैसे ही घटता है ये अंतरावकाश जो परमाणु के बीच की दूरी, यहाँ पर आप इसको सेपरेट मान सकते थे, यानी विलगित परमाणु आपको यहाँ मिल जाएगा, बट एक्चुअली ये थोड़े हैं। तो और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कम करें परमाणुओं के बीच की दूरी को, तो जब दूरी को कम करते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये 3s2 और 3p2 ये दोनों जो एनर्जी लेवल्स हैं ये आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, यहाँ पर मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये दोनों यहाँ पर मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ R1 पर देखो, R1 पर दोनों मिक्स हो गए, ठीक है। 3s2 और 3p2 जो एनर्जी लेवल है इनके आरेख क्या हो रहे हैं, ऊर्जा स्तर आरेख देखो आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। और ये R1 पर देखो एकदम से पूरी तरह से मिक्स हो गए अगर परमाणु के बीच की दूरी R1 है। R0 पर देखो क्या हो रहा है, R0 पर यही जो एनर्जी लेवल्स हैं 3s2 और 3p2 ये मिल करके दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में टूट जा रहे हैं। एक आपके पास ये वाला पार्ट देख सकते हो यहाँ पर, और दूसरा ये यहाँ पर देख सकते हो। तो ये अलग अलग ऊर्जा स्तरों में फिर यहीं पर ये R0 के इधर क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है मिक्स हैं, लेकिन इसके आगे जैसे आते हैं तो ये अलग अलग ऊर्जा स्तरों में टूट जा रहे हैं, ठीक है। एक ये ऊपर और एक ये नीचे। यहाँ पर जो ऊपर वाला ये जो बना ये एक बैंड यहाँ पर निर्माण हो गया, इस बैंड का नाम है चालन बैंड। और दूसरा जो इससे निम्न ऊर्जा वाला है, निम्न ऊर्जा वाला ये संयोजी बैंड कहलाता है। तो ये ऊर्जा स्तर जो है ये दो पार्ट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, चालन बैंड और संयोजी बैंड। और इनके बीच में ये जो गैप मिला इसमें ना तो देखो चालन बैंड में कौन रहते हैं, इसमें रहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और संयोजी बैंड में कौन से रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर होगी। इनके बीच एक गैप मिलेगा, इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा जिसकी ऊर्जा इनके बीच में लाई करे, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच का गैप है, इसलिए इसको आप कहते हो वर्जित अंतराल या वर्जित बैंड। ये आपके पास क्या है, वर्जित बैंड, ठीक है। यही वाला, ये जो इनके बीच का गैप था यही वाला गैप यहाँ पर है, वर्जित बैंड। इस तरह से अपने पास हमने क्या देखा कि जैसे सिलिकॉन परमाणु की हमने बात की तो इसमें जो एनर्जी लेवल्स था, जो समान ऊर्जा वाले उपकोष थे S और P, 3s और 3p, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स हो करके ये अलग अलग दो एनर्जी बैंड्स में टूट जाते हैं, एक उच्च ऊर्जा वाला और एक निम्न ऊर्जा वाला। उच्च ऊर्जा वाला चालन बैंड कहलाता है जिसमें केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो निम्न ऊर्जा वाला स्तर है उसको कहते हैं संयोजी बैंड। ये जो लाइन ऊपर की तरफ ये दिख रहा है ये इसका ऊर्जा बता रहा है, समझ में आया। इस तरह से सिलिकॉन में आप ऊर्जा बैंड का निर्माण देख सकते हो। इसे बैंड एनर्जी गैप कहते हैं, यानी कि बैंड ऊर्जा रिक्ति कहा जाता है। इसे ईजी से मैं लिख दूं, ईजी मतलब इनके बीच का ऊर्जा का अंतर है, एनर्जी गैप, ठीक है। देखो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, जिसके सहयोग से बॉन्ड बनता है, वो जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ दे तब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा।
और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी बैंड को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, चालन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में उपलब्ध होंगे तो वो एक कंडक्टर की तरह व्यवहार करेंगे, यानी उनमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिलिकॉन में एनर्जी बैंड के निर्माण को सीखा, जिसमें देखा हमने कि जो समान ऊर्जा स्तर वाले हैं, यानी ऐसे एनर्जी लेवल्स, ऐसे ऊर्जा स्तर जो क्या हों, लगभग समान ऊर्जा के हों, वो क्या होते हैं, वो सेपरेट होकर के उच्च ऊर्जा और एक उससे थोड़ा कम यानी निम्न ऊर्जा के दो एनर्जी बैंड्स बना लेते हैं। एक को चालन बैंड कहते हैं और एक को संयोजी बैंड कहते हैं, और बीच में इनके एक एनर्जी गैप डेवलप हो जाता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता, चाहे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो चाहे या मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। ओके, ना ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण। हम पहले जानते हैं कि चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं। चालक वो होते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अचालक वो होते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते ही नहीं है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अर्धचालक जो होते हैं ना, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या ना के बराबर बहुत ही कम होता है, यानी पर्याप्त धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो सकती। तो चालक वो पदार्थ हैं जिनमें आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है। अचालक वो होते हैं जिनमें धारा का जो प्रवाह है वो नहीं होता। अर्धचालक जिनमें धारा का प्रवाह बहुत ही कम होता है, यानी वो हमारे यूजफुल, हमारी यूज लायक नहीं रहता। ठीक है, तो अब देखो ऊर्जा बैंड, हमने देखा ठोसों में एनर्जी बैंड्स का निर्माण होता है क्योंकि वहाँ पर समान ऊर्जा वाले अलग अलग जो लेवल्स हैं वो मिक्स होकर के एनर्जी बैंड्स का निर्माण करती है। उन एनर्जी बैंड्स में हमने देखा कि ये दो प्रकार के बैंड बने, एक चालन बैंड और एक संयोजी बैंड। चालन बैंड में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं वर्जित अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा गैप। ठीक है, तो जैसे एक बैंड नीचे की तरफ ये हमने बनाया, एक ऊपर की तरफ जी, इसको बोलते हैं चालन बैंड, अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्शन बैंड। सीबी से मैंने लिख दिया कंडक्शन बैंड, सॉरी उल्टा हो गया, बैलेंस बैंड, और ये है आपके पास कंडक्शन बैंड। ठीक है, इनके बीच का जो ये गैप है ये वाला, ये दोनों की ऊर्जा लेवलों का अंतर है। इसे इजी से लिखते हैं, इसको बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा गैप, निषिद्ध ऊर्जा रिक्त, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं इसको। ठीक है, यानी ये गैप अगर खत्म हो जाएगा तो वैलेंस बैंड के संयोजी इलेक्ट्रॉन इस चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। नौ, ये जो बैंड एनर्जी गैप है यानी निषिद्ध ऊर्जा रिक्त है, अगर यही ना के बराबर लगभग हो, 0 हो, तो वो पदार्थ चालक होगा। यही बैंड एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो, निषिद्ध ऊर्जा गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो ये कहलाता है अचालक। और अगर यही बैंड एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो यही कहलाता है अर्धचालक। ठीक है, चालक का मतलब जिसमें निषिद्ध ऊर्जा रिक्त यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो लगभग 0 यानी ना के बराबर हो, जिसमें क्या होगा, ये दोनों के दोनों ना, ये आपके पास जो वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ये दोनों आपस में अगर मिक्स हो जाएंगे तो फिर वो बन जाएगा चालक, क्योंकि ये गैप का मतलब क्या, ये दूरी ये कम हो जाए। ये जो बता रहा है ना, ये एनर्जी बता रहा है। ठीक, तो अगर मैं चालक की बात करूं तो अगर एनर्जी लेवल्स बनाएं, ये आपके पास है चालन बैलेंस बैंड, संयोजी बैंड और कंडक्शन बैंड जो होगा ना, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे।
ये आपके पास क्या है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी बात हो रही है, ये जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है ये आपके पास ये चालक के लिए है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो इनके बीच का जो बैंड एनर्जी गैप है वो क्या है, लगभग 0 है। फिर अगर हम बात करें इस प्रकार से बना दे जैसे, और ये इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। जैसे कि मैं बात करूँ डायमंड के लिए ये होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए, डायमंड के लिए। तो डायमंड कैसा हो जाएगा, ये अचालक की बात हो रही है। ठीक है, और फिर अगर यही एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, ये आपके पास है वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, और ये कंडक्शन बैंड यानी कि चालन बैंड। इनके बीच का जो एनर्जी लेवल ये है, एनर्जी गैप इजी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो फिर ये आपके पास ये कहलाएगा अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। ओके, क्लियर ना। अब देखो यहां की बात करें अगर हम चालकों में जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड में पहुंचाने के लिए बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा की आवश्यकता, बहुत ही कम ऊर्जा चाहिए जिससे कि वो क्या करें, इस बैंड से इस बैंड में आसानी से चले जाए। तो यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से कंडक्शन बैंड में पर्याप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और आराम से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अचालक में ये बैंड एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो जब बहुत ज़्यादा है इस वजह से इधर जो आपके पास ये जो बैलेंस बैंड है यानी संयोजी बैंड है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये मुक्त हो नहीं पाएंगे। इसी वजह से ये अचालक होता, अचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक जैसे इसका एग्जाम्पल होता है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम होता है। इस वजह से आसानी से इसके देखो होता तो है गैप, उस गैप को भरने के लिए आपको एनर्जी तो देना पड़ेगा। जब उतनी एनर्जी मिलेगी तब वो जाएंगे यहाँ से यहाँ पर, तब इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यानी कि धारा का प्रवाह इसमें बहुत ही कम होगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि ये जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है सिलिकॉन के लिए। और यही एनर्जी गैप 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम। ठीक है, देख रहे हो कि ये जो एनर्जी गैप है इनका ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ही कम है। दैट्स वाई यही कारण है कि ये अर्धचालक है। समझ में आया, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक हैं, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप कैसा है, ये बहुत ही कम है। ओके, इसमें एक बात और याद रखना है, यहाँ पर हमने देखा वैलेंस बैंड कि जितने इलेक्ट्रॉन वो सब के सब किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड पूरी तरह से इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉनों से भरा पड़ा है, ये फील्ड होता है। यहाँ बात करें तो ये आपका एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। ओके, और ये आपके पास कैसा रहेगा, भरा रहेगा, फील्ड रहेगा। अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों में क्या होता है, आंशिक रूप से दोनों भरे रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आंशिक रूप से है, आंशिक रूप से भरा, पार्शियली फील्ड जिसे कहते हो। ये भी आंशिक रूप से भरा रहेगा यानी पार्शियली फील्ड रहेगा। तो हमने क्या देखा
बैंड एनर्जी के आधार पर, यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर, कि अगर चालक है तो दोनों बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप किए रहेंगे। और इस केस में क्या होगा, बैलेंस बैंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो थोड़ी सी एनर्जी पा करके क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो बैलेंस बैंड हो जाएगा खाली, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में चले जाएंगे। ओके, यानी कि ये भरा रहेगा, आंशिक रूप से ही रहेगा लेकिन भरा रहेगा, और ये कैसा रहेगा, खाली रहेगा। यहाँ पर देखो अचालक में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करके जा ही नहीं सकता। तो ये कंडक्शन बैंड खाली रहेगा, चालन बैंड रिक्त रहेगा अचालक। फिर अर्धचालक की बात करें तो जो अर्धचालक होगा, अर्धचालक में हम देख रहे हैं कंडक्शन बैंड भी आंशिक रूप से भरा, पार्शियली फिल्ड है, और जो आपके पास जो बैलेंस बैंड है, संयोजी बैंड है, वो भी पार्शियली फिल्ड होता है, यानी आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक है, तो ये था ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का चालक, अचालक और अर्धचालकों में वर्गीकरण। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है जो अर्धचालक है इसमें संयोजी बैंड जो पार्शियली फिल्ड है, और ये जो कंडक्शन बैंड है ये भी पार्शियली फिल्ड है। ये मैं बात कर रहा हूँ एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर। अच्छा, परम शून्य ताप जिसे 0 केल्विन से लिखा जाता है, उस पर क्या होगा, तो ध्यान रखना है एट 0 केल्विन, यानी परम शून्य ताप पर कंडक्शन बैंड जो होगा ये पूरी तरह से खाली रहेगा। अर्धचालक में कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली रहेगा, कहाँ पर, 0 केल्विन पर, जिसे क्या कहते हो, परम शून्य ताप। ठीक है, तो इस केस में एक ऐसा व्यवहार करने वाला है एक अचालक की तरह, क्योंकि अचालक ही ऐसा है जिसका कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी रहता है, और 0 केल्विन पर हम देख रहे हैं कि जो अर्धचालक है इसका कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड क्या है, एम्प्टी रह रहा है, खाली रह रहा है। इस वजह से ये कैसा व्यवहार करेगा, 0 केल्विन पर परम शून्य ताप पर एक अचालक की तरह व्यवहार करेगा। हाँ, चालक में मैंने बात की है कि कंडक्शन बैंड क्या होता, कंडक्शन बैंड भरा होता। बैलेंस बैंड की बात करें, जो वैलेंस बैंड होता है ये पार्शियली फिल्ड होता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में बन जाते हैं, लगभग सारे चले जाते हैं, लेकिन कुछ तो रह ही जाते हैं, एक आध। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये भी आपका आंशिक रूप से भरा होता है, आंशिक रूप से भरा। ये 0 केल्विन की बात है, और जैसे कमरे के ताप पर आएंगे ना, जैसे टेम्परेचर पकड़ेगा वैसे सारे के सारे यहाँ पहुँच जाएंगे। कमरे के ताप पर ये खाली हो जाएगा, ये भरने लगेगा। ओके, चलिए भाई, इसके बाद आगे की बात करते हैं। ये बहुत ही बेसिक जानकारियाँ थी, और इन बेसिक जानकारियों के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात और याद आया, जो संयोजी बैंड होता है, ये जो वैलेंस बैंड जिसे कहते हो, ये जिसे संयोजी बैंड हिंदी में कहा जाता है। संयोजी बैंड का जो अधिकतम ऊर्जा स्तर है ये है, ये वाला पार्ट यहाँ पर। ये जो अधिकतम ऊर्जा स्तर है इसको फर्मी ने बताया था, इसलिए इसको फर्मी ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फर्मी ऊर्जा स्तर। और इस स्तर की जो ऊर्जा होगी उसको फर्मी ऊर्जा कहेंगे। फर्मी ऊर्जा परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फर्मी ऊर्जा का मतलब 0 केल्विन पर, एट 0 केल्विन, यानी परम शून्य ताप पर संयोजी बैंड की जो अधिकतम ऊर्जा है उसे हम कहते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर। ओके, लिख देता हूं इधर मैं, परम शून्य ताप पर संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा फर्मी ऊर्जा कहलाती है।
और उस ऊर्जा स्तर का नाम है फर्मी ऊर्जा स्तर। वर्गीकरण के बाद अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अर्धचालकों के प्रकार, थोड़ा सा डीप एनालिसिस स्टार्ट किया जाए इसका। अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला निज अर्धचालक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और जो दूसरे टाइप के होते हैं उनको कहते हैं बाह्य अर्धचालक, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक एक टाइप की बात करें, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी निज अर्धचालक। पहला नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, निज अर्धचालक की बात करें। निज अर्धचालक का मतलब है जो शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। याद रखें, कौन? शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन, इन्हीं को हम बोलते हैं निज अर्धचालक। ठीक है, अब बात करें जर्मेनियम और सिलिकॉन की, तो थोड़ा सा इनके क्रिस्टल लैटिस को देखते हैं, क्रिस्टल जालक को देखते हैं कि क्या है इसमें और इसकी कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सिलिकॉन की बात करें, सिंपल है। जो सिलिकॉन होता है इसका परमाणु क्रमांक है 14। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं सिलिकॉन का, तो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहला सेल इसका देख रहे हैं भरा है 2 इलेक्ट्रॉन से, दूसरे सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरे सेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरा सेल एम्प्टी है। तो यहाँ पर जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यही इसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। मतलब अर्धचालकों की जो संयोजकता है वो कितनी है? 4 है। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एक सिलिकॉन परमाणु की बात करें तो सिलिकॉन परमाणु ये है, तो यहाँ पर +4, क्योंकि इसमें 4 +4 आवेश होगा, 4 संयोजकता है, तो इसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। इसी के बगल में दूसरा सिलिकॉन परमाणु दिखा लें, ये भी एक सिलिकॉन परमाणु है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी इस साइड में भी एक सिलिकॉन परमाणु, 4 इलेक्ट्रॉन्स। नीचे भी एक सिलिकॉन परमाणु और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ऊपर की तरफ भी +4 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से परमाणु जो हैं वो क्रिस्टल के अंदर भरे होंगे। तो ये
आसपास से क्या करेंगे, संयोग करके एक दूसरे से साझा करके एक बंध बनाएंगे जिसका नाम है सहसंयोजक बंध। ऐसे ये बगल वाले से संयोग करेगा, ये भी संयोग करेगा, ये इसका कहलाता क्रिस्टल जालक। इस तरह से बंधे होंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं ये जो क्रिस्टल जालक बना है, ध्यान रखना, एट 0 केल्विन पर है, परम शून्य ताप जिसे कहते हो, परम शून्य ताप पर ये इसका क्रिस्टल जालक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी परमाणु हैं उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये जो बैंड बना है, ये जो बंध बना है, इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध इनके इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके जो बंध बनाते हैं उसी का नाम है सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर 0 केल्विन पर हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो 0 केल्विन पर है कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करके सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो जब 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं बचा, फ्री नहीं बचा, जिसके कारण धारा का प्रवाह हो सके, यानी आवेश वाहक बचा ही नहीं, इसलिए ये कैसा व्यवहार करेगा, ये व्यवहार करेगा एक अचालक की तरह। ठीक है, तो पहला बात हमने यहाँ पर क्या देखा कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर आवेश वाहक यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उपलब्ध नहीं है। परम शून्य ताप पर आवेश वाहक जो है यानी इलेक्ट्रॉन जब उपलब्ध ही नहीं है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो उपलब्ध नहीं है, अतः यह अचालक की तरह व्यवहार करेगा, अचालक की तरह व्यवहार करेगा। दूसरी बात देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ा, मान लीजिए कि कमरे के टेम्परेचर पर आ गए, तो थर्मल एजिटेशन यानी ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कोई एक बैंड कहीं से टूट गया, एक आध बैंड टूट जाएंगे। जैसे टूट गए, मान लीजिए कि यही बैंड टूट गया, अगर ये टूटा तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन दोनों मुक्त हो गए। तो ये जब चलेंगे अपने जगह को छोड़ेंगे, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा यहाँ से गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका जगह ले लेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो उसके साथ में एक खाली जगह भी बच रहा है। इस खाली जगह का नाम है होल या कोटर। ठीक है, कोटर का मतलब है इलेक्ट्रॉन के जैसा ही, बस उस पर माइनस चार्ज ना होकर के प्लस का चार्ज होता है। तो एक खाली स्थान जिसे होल या कोटर कहा जाता है, एक कोटर जनरेट होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ज़्यादा कोटर भी जनरेट होंगे। समझ में आया? यानी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि कुछ एक आध संयोजी बैंड टूट जाते हैं, सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी जनरेट होते हैं और उतने ही मात्रा में कोटर भी जनरेट होते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा कि कमरे के ताप पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल जनरेट होते हैं पेयर में, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल होंगे। ठीक है, कोटर। ये ध्यान रखना, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इधर जो है ये आपके पास है कोटरों की संख्या।
कोटरों की संख्या। कमरे के ताप पर जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही होल जनरेट होंगे, कोटर जनरेट होंगे, क्योंकि ताप के कारण कुछ न कुछ बैंड हैं, कुछ न कुछ जो सहसंयोजक बंध हैं वो टूट जाएंगे, उनके कारण जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल जनरेट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर के युग्म जनरेट होते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, एक रिलेशन है इलेक्ट्रॉनों और जो कोटर हैं इनको अगर गुणा किया जाए तो ये आता है, एक संख्या है Ni इसका स्क्वायर। ये रिलेशन हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, ध्यान रखना। ये बनेगा, ये जो Ni है इसको कहते हैं नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, यानी कि निज आवेश वाहकों की कुल संख्या। ये एक रिलेशन हमेशा मेंटेन रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Ne और NH Ni स्क्वायर के बराबर ही होंगे, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स के बराबर होंगे। एक और बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है ये बहुत ज़्यादा बैंड टूटने शुरू हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि इतने बैंड टूट जाएंगे, इतने ज़्यादा यहाँ बंध टूट जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल्स उपस्थित हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स के एकत्रित हो जाने से वो एक चालक की तरह व्यवहार करना शुरू करेगा, यानी हाई टेम्परेचर पर एक चालक की तरह ये व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो चालकता है वो किस पर निर्भर कर रही है, ताप पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसका व्यवहारिक उपयोग नहीं होता। तो अगली बात ये याद रखिएगा कि निज अर्धचालकों की चालकता ताप पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। और हम क्या इनका ऐसा तो डिवाइस बनाना नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा ताप हो तो काम करे और जैसे ताप कम हो जाए वो काम करना बंद कर दे, ठीक है। तो इसलिए इनका कोई व्यवहारिक उपयोग हम नहीं कर पाते, अतः इनका व्यवहारिक उपयोग नहीं है, व्यवहारिक उपयोग नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए एक बार। निज अर्धचालक के बाद दूसरा जो प्रकार है बाह्य अर्धचालक। हमने देखा कि जो निज अर्धचालक हैं उनकी चालकता ताप पर निर्भर करती है, कमरे के टेम्परेचर पर बहुत ही कम उनकी चालकता होती, और अगर परम शून्य ताप पर बात करें तो वो अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इस वजह से हम उनको व्यवहार में उपयोगी बनाने के लिए, यानी कि उनकी जो चालकता है वो ताप पर निर्भर ना करे, ऐसा बनाने के लिए उसमें कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं, कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं। मिलाने के लिए जो पदार्थ हम यूज़ करेंगे उनको हम कहेंगे डोप। क्या कहेंगे? डोप, ठीक है। अपमिश्रण हिंदी में कहते हैं, अपमिश्रण। तो बाह्य अर्धचालक का मतलब क्या है? बाह्य अर्धचालक अब क्या करोगे, चालकता बढ़ाने के लिए निज अर्धचालक में
आप मिश्रण मिला दोगे। यहाँ पर ध्यान रखना, जो आप द्रव्य आप मिलाओगे उसमें नियम है कि कैसा आप द्रव्य मिलाओगे, तो वो या तो 3 संयोजकता वाला हो या 5 संयोजकता वाला हो, इसके अलावा कोई ना हो। ठीक है, तो निज अर्धचालक में 5 या 3 संयोजकता वाला, 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिश्रित करने पर चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाएगी और जो आपको इस केस में जो अर्धचालक मिलेगा उसी का नाम है बाह्य अर्धचालक या अपमिश्रित अर्धचालक। और इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी मिश्रित करने वाले प्रोसेस को कहते हैं अपमिश्रण यानी डोपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बाह्य अर्धचालक और इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, बाह्य अर्धचालक या आप इसे अशुद्ध अर्धचालक भी कहेंगे या इसे अपमिश्रित अर्धचालक भी कहते हैं। अपमिश्रित अर्धचालक, जो अपद्रव्य आप मिला रहे हैं, इम्प्योरिटी जो आप मिला रहे हैं उसको कहते हैं अपमिश्रण। याद रखना, यहाँ पर एक वर्ड है अपमिश्रण। अपमिश्रण का मतलब है डोपिंग, डोप कहते हैं एक तरह से। डोपिंग तो एक प्रोसेस हो जाएगा। तो डोप मतलब वो अशुद्धि, वो अपद्रव्य जिसे आपने मिक्स किया है। ये 2 प्रकार के हैं, एक तो 3 संयोजकता वाला और एक 5 संयोजकता वाला। अगर हम त्रिसंयोजी की बात करें, त्रिसंयोजी डोप कौन कौन से हैं, तो त्रिसंयोजी में जैसे आपके पास आ जाएगा एल्यूमिनियम, बोरान, ये सब त्रिसंयोजी में आते हैं। और पंच संयोजी में यानी 5 संयोजकता वाले कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास आएंगे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस, ये सब किस में आते हैं, पंच संयोजी में। ठीक है, यानी अपमिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रिसंयोजी और एक पंच संयोजी। इनको मिलाया जाता है ppm में, यानी पार्ट्स पर मिलियन में मिलाया जाता है। ध्यान रखना, इनको मिक्स किस में करते हैं, ppm पैमाने पर, यानी पार्ट्स पर मिलियन में इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद होता क्या है, आखिर क्या प्रोसेस होता है जिससे उसकी चालकता बढ़ जाती है, तो देखते हैं।